जी सर। तो आज का मेरा टॉपिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित में चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण में हम लोग पढ़ेंगे चंद्र विक्षेप, जिसे हम सर कहते हैं, माणिक्यार्ध, सम्मिलन, उन्मीलन, मर्द काल, स्पर्श काल, मोक्ष काल इत्यादि। चंद्र विक्षेप, सबसे पहले चंद्र विक्षेप या सर का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण ग्रहण पड़ता है। चंद्र विक्षेप जिसे सर कहते हैं, और भोगांश जिसे सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। तो जिस समय पर विक्षेप या सर ज्ञात करना हो, उस समय तात्कालिक चंद्र स्थिति तथा चंद्रपात अर्थात राहु का योग करें। चंद्र ग्रहण के समय भी समकल काल पर चंद्रमा तथा तात्कालिक पात का योग करें। उसकी ज्या को 270 से गुणा करके त्रिज्या से विभक्त करने से प्राप्त फल कलात्मक चंद्र विक्षेप होता है, जिसकी बाण संज्ञा होती है। यदि सपात चंद्र 6 राशि से अल्प हो तो इस विक्षेप कला की दिशा उत्तर होती है, तथा अधिक हो तो विक्षेप कला की दिशा दक्षिण। अब इस डायग्राम में आप देख लीजिए, आपको पहले से भी पता है कि पृथ्वी है ये, और ये पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ग्रह तारे बहुत सारे होते हैं। तो चंद्रमा को हम एक ग्रह की तरह लेते हैं, प्लेनेट की तरह लेते हैं। मान लीजिए ये चंद्रमा है, तो इसका सर क्या होगा? जब चंद्रमा से, मतलब हम कदम्ब से एक रेखा चंद्रमा से होते हुए और क्रांति वृत्त पे लंब डालेंगे, तो चंद्रमा से क्रांति वृत्त का बीच का लंबित दूरी को हम सर कहते हैं। जब यही सर जीरो हो जाता है और भोगांश भी राहु केतु के बराबर हो जाता है, तभी ग्रहण पड़ता है। इसलिए सर का निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको इंग्लिश में हम सेलेस्टियल लैटिट्यूड कहते हैं। और संपात बिंदु से उस लंब की दूरी को हम भोगांश या सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो यहां पे हम निकालने जा रहे हैं सर। चंद्रमा का विक्षेप या सर ज्ञात करना है। तो पहली बात, चंद्रमा किस जगह पे है वो पता होना चाहिए, किस राशि अंश कला विकला पे है। दूसरा, उसके चंद्रमा जहां पे हमारे क्रांति वृत्त के प्लेन को काटेगा, उस राहु का क्या अंश कला विकला है, और दोनों का योग कर देना। फिर उस योग फल से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे उस फार्मूले को दिया गया है, जो यहाँ बताया गया है कि योग करने के बाद समकल काल पर भी चंद्रमा तथा तात्कालिक पात का योग करें, और फिर इनकी ज्या को, जो हमारा योग फल प्राप्त हुआ, उसकी ज्या को 270 से गुणा करें, और गुणनफल को चंद्रमा की त्रिज्या से विभक्त करने से। अब चंद्रमा की त्रिज्या क्या होती है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ जब चक्कर लगा रहा है, तो एक एवरेज त्रिज्या मिलती है। उससे विभक्त करने पे आपको जो मान प्राप्त होता है वो कलात्मक होता है, और जिसकी संख्या बाण होती है। इसी को हम सर या विक्षेप कहते हैं। तो चलिए, जो ये फार्मूला पढ़ा उसको देख लेते हैं। तात्कालिक चंद्र स्थिति धन चंद्रपात, चंद्रपात को ही राहु कहते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया, सपात चंद्र इसको कहेंगे, क्योंकि आप पात सहित चंद्रमा की स्थिति निकल आई। ये तात्कालिक है। इसी तरह से ग्रहण के समय में जो समकल काल होता है, तो समकल काल में चंद्र की स्थिति धन चंद्रपात निकाला, तो सपात चंद्र समकल काल का कहलाता है। अब जो पहला वाला सपात चंद्र तात्कालिक है, इसको 270 से गुणा करके गुणनफल को भाग दिया चंद्रमा की त्रिज्या से, तो जो आंसर आया वो कलात्मक चंद्र विक्षेप होता है। इसी को हम बाण संज्ञक कहते हैं। यदि यह मान 6 राशि से कम है तो विक्षेप उत्तर दिशा में। यदि 6 राशि से ज्यादा है सपात चंद्र का मान, तो ये दक्षिण में विक्षेप होगा। उत्तर दक्षिण मतलब ये है कि क्रांति वृत्त से ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर, मतलब उत्तर की तरफ है। क्योंकि ये नॉर्थ इक्लिप्टिक पोल की तरफ पड़ रहा है। और हो सकता है क्रांति वृत्त से नीचे चंद्रमा हो, तो उस स्थिति में हम दक्षिण कहेंगे। क्योंकि अब लंब हम डालेंगे तो नीचे से, क्योंकि नीचे आपका साउथ इक्लिप्टिक पोल है, दक्षिण कदम जिसे कहते हैं। उदाहरण हमने एक लिया, इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपको एक दिया जाए कि माना कि चंद्र की वर्तमान स्थिति 3 राशि 20 अंश 21 कला है, 21 मिनट है, और राहु की 2 राशि 24 डिग्री 40 मिनट है।
तो हम तात्कालिक सपाट चंद्र निकालते हैं तो चंद्रमा धन राहु कर देंगे। 3 राशि 20 डिग्री 21 मिनट और 2 राशि 24 मिनट 24 डिग्री 40 मिनट, इनको जोड़ेंगे। 40 20 61 आया तो एक लिखेंगे, एक 61 मिनट में से 61 में से सिर्फ एक लिखेंगे। 60 मिनट 1 डिग्री में कन्वर्ट हो गए और ये 24 धन 20 44 में एक जुड़ के 45 हो जाएगा। अब 45 डिग्री में से 30 डिग्री एक राशि बन गई, वो आगे चली जाएगी। तो 45 में से बचे 15 अंश नजर आ रहे हैं, ठीक है। और जो एक राशि आगे चली गई वो 3 2 5 धन 1 बराबर 6 राशि, तो कुल योग आया 6 राशि 15 डिग्री 1। अब सपात चंद्र का भुज, भाई सपात चंद्र जब आया तो इसका भुज निकालना पड़ता। आपको ये मालूम है भुज निकालने का तरीका ग्रह लाघव प्रथम सेमेस्टर में हमने पढ़ाया था। अब ये 6 राशि है, अर्थात छठी राशि के आप आगे जाएं, यहाँ पे कहीं चंद्रमा होगा। जब आप छठी राशि के आगे ग्रह होता है तो जो भुज होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को कहते हैं। तो ग्रह आगे है और 6 राशि वाली वर्टिकल लाइन पीछे है, तो ग्रह में से वर्टिकल लाइन को हम घटाते हैं। तो ग्रह का मान कितना है? 6 राशि 15 अंश 1 मिनट। तो 6 राशि 15 अंश 1 मिनट में से हमने क्या घटाया? वो वर्टिकल लाइन पे 6 लिखा है क्योंकि कन्या वहां पे समाप्त हो रही है, तो उस 6 राशि को घटा दिया तो आपको 15 अंश 1 मिनट बचा। यही आपका भुज है। और भुजांश में बदलने के लिए इसको हमें अंश में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ राशि नहीं है इसलिए 0 राशि गुणे 30 धन 15 डिग्री 1 मिनट, तो 15 अंश 1 मिनट ही अंशात्मक मान मिलेगा, बदलेगा नहीं क्योंकि यहाँ राशि 0 है। कोटि निकालने के लिए सदैव 3 राशि में से भुजमान को घटा देते हैं, तो 3 राशि माइनस भुजमान जो आपका 15 1 है। अब इसमें से 3 राशि का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से 15 1 को घटाएंगे, तो 90 में से 15 घटाएंगे 75 आएगा, 75 में से 1 मिनट और घटा देंगे तो 74 59 आ जाएगा। अब 74 59 में से 30 30 डिग्री की 2 राशियां हो गई, तो 2 हमने लिख दिया इधर, ठीक। और बचे 14 डिग्री 59 मिनट, तो 2 राशि 14 डिग्री 59 मिनट, ये आपका कोटि प्राप्त हुआ। ये यहाँ पे 74 डिग्री 59 मिनट ऐसे भी हमने निकाल दिया। चलिए ये तो हो गया भुज से भुजांश, कोटि से कोटांश निकाल लिया। और ये सपाट चंद्र निकालने का तरीका था, चंद्र राहु के एडिशन से निकाला। ये क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है। अब सपाट चंद्र निकालने के बाद ग्रहण में ग्रास का प्रमाण कितना होता है? ग्रहण में ग्रास का प्रमाण, इसको हम कहते हैं इदानीम ग्रहणी ग्रास प्रमाण। ये कैसे निकालते हैं? छाद्य तथा छादक के मानक्यार्ध में से सर को घटाने से प्राप्त फल स्थगित अर्थात ग्रास का प्रमाण होता है। छाद्य तथा छादक, छाद्य एक जिसके कारण छाया बनती है और दूसरा जिसके ऊपर छाया पड़ती है। इन दोनों को जो त्रिज्या होती है उनका सम, और सम कब निकालेंगे? जब दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, छाद्य और छादक। तो दोनों की त्रिज्या के सम को हम मानिक्यार्ध कहते हैं। तो छाद्य तथा छादक के मानिक्यार्ध में से सर को घटाने से प्राप्त फल ग्रास का प्रमाण होता है। यदि इसका मान छाद्य के बिंब से अधिक हो तो पूर्ण ग्रहण होता है। देखिए अभी ये नहीं समझ में आएगा, इसको अभी हम आगे प्रूव करेंगे। सूर्य से 6 राशि अंतर पर क्रांति वृत्त पे भू छाया भ्रमण करती है। जाहिर सी बात है छाया हमेशा विपरीत दिशा में बनती है, जिधर सूर्य होता है उधर तो छाया बन नहीं सकती। सूर्य से रोशनी पड़ेगी जिस चीज पे तो उसके पीछे छाया बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य के जो राशि अंश कला निकला है उसके विपरीत आएगा छाया, अर्थात सूर्य से 6 राशि आगे छाया हमेशा रहेगी। तो सूर्य से 6 राशि अंतर पर क्रांति वृत्त में छाया भ्रमण करती है, उसी को हम राहु कहते हैं, उसी को हम भूभा कहते हैं, भूत छाया भी कहते हैं। अतः पूर्णिमा के अंत पर भूत छाया तथा चंद्रमा की समान स्थिति होती है, किंतु याम्योत्तर अंतर सर जब विक्षेप तुल्य होता है या सर छाद्य तथा छादक के बिंब के मध्य अंतर तुल्य होता है। अब ये बताना चाह रहे हैं कि सूर्य से 6 राशि के अंतर पर पृथ्वी की छाया होती है। अब चंद्रमा जब वहां पे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा? पूर्णिमा के अंत में। अब जब पूर्णिमा के अंत में पहुंचा, यदि सर का मान लगभग 0 है तो ग्रहण के चांस है। अभी हमने पूर्णतया नहीं कहा, क्यों?
क्योंकि सर का मान लगभग 0 है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि भोगांश राहु केतु है के पास है। अगर वो भी होगा तो ग्रहण श्योर हो जाएगा। ठीक। अब तीन स्थितियां बनती हैं। यह यदि बिंबाक्यार्ध तुल्य हो तो इसके बिंब प्रांतों का मात्र संयोग स्पर्श होता है। मतलब बिंब, बिंब का मतलब व्यास, और व्यास के आधे के बराबर हो, मतलब जो छाया है भूभा, और जो आपका ग्रह है चंद्रमा, अब दोनों जब एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो उनका मानिक्यार्ध जो निकलता है, दोनों की त्रिज्या का सम होता है। जब ऐसी स्थिति मिले कि जो मानिक्यार्ध आ रहा है वो दोनों की त्रिज्या का सम है तो सिर्फ स्पर्श होगा। दूसरी कंडीशन में यदि सर बिंब के मानिक्यार्ध से अल्प हो, जो बिंब है दोनों के व्यास उससे उनके मानिक्यार्ध से अल्प हो, तो छाद्य बिंब छादक बिंब में प्रवेश करता है। अब ग्रहण पड़ गया। तीसरी स्थिति यह है, यह स्थगित मान यदि छाद्य बिंब से अधिक हो तो सर्व अर्थात पूर्ण ग्रहण होता है। अब देख लीजिए यहां पे, जब जो भूभा है, पृथ्वी की छाया और चंद्रमा एक दूसरे को थोड़ा सा ओवरटैप कर रहे हैं तो खंड ग्रास कहेंगे। जब थोड़ा सा ग्रहण पड़ता है तो खंड ग्रास, और जब पूर्ण ग्रहण पड़ता है तो उसको खग्रास कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो पृथ्वी की छाया का केंद्र है और चंद्रमा का केंद्र दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, तो पूर्ण ग्रहण पड़ जाता है। अब ये जो एक और दो और तीन स्थितियां हैं उनको आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी की छाया का गोला ये है, चंद्रमा का गोला ये है, मतलब चंद्रमा का बिंब और भू छाया का बिंब दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो जब दोनों को एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो जो भूभा का त्रिज्या है उसका अर्थात भूरा, और चंद्रमा की जो त्रिज्या है चाना, इन दोनों का सम मानिक्यार्ध कहलाता है। ठीक है। दोनों की भूभा की त्रिज्या और चंद्रमा के बिंब की त्रिज्या योग मानिक्यार्ध कहलाता है। और जब हम त्रिज्या की जगह इसको व्यास बोलते हैं कि भूभा का व्यास और चंद्रमा का व्यास, तो हम डिवाइडेड बाई 2 भी कर देते हैं। उसी को हम लिखते हैं कि जो मुझे मिल रहा है मानिक्यार्ध का आधा। अगली कंडीशन आती है जब ग्रहण पड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो छाया है भूभा, उसको हमने भू उसका केंद्र है, रा उसका परिधि है, अब वो चंद्रमा के अंदर आ गई। या आप कह दें कि चंद्रमा का चा और ना, चंद्रमा का केंद्र चा है और ना उसकी परिधि है, अब वो छाया में आ गई। तो जाहिर सी बात है जो चा का चंद्रमा का ना अर्थात परिधि है वो छाया के अंदर आ गई, और छाया को जो परिमाप है अर्थात छाया का केंद्र भू और उसकी परिधि आर वो चंद्रमा में चली गई, इसलिए चंद्रमा पे छाया नजर आने लगी। और ये खंड ग्रास है। अब ग्रास मान क्या आएगा, ना रा, नारा ग्रास मान है। अब भू से चा के बीच की, यहां भू और चा के बीच की दूरी को मानिक्यार्ध कहा है, लेकिन अब जब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो भू और चा के बीच की दूरी को मानिक्यार्ध ना बोल के चंद्र सर बोलेंगे, क्योंकि अब ग्रहण बढ़ गया है। तीसरी कंडीशन में चंद्रमा पूरी तरह से भू छाया के अंदर आ गया है, राहु के अंदर आ गया है। राहु का परिमाप यहां ज्यादा बड़ा है, अर्थात भू राहु का केंद्र है और रा उसकी परिधि है। अब भूरा के अंदर चंद्रमा का चा ना आ गया है, अर्थात चंद्रमा का पूरा मान आ गया है, पूरी त्रिज्या। यहाँ चंद्रमा की त्रिज्या भूभा की त्रिज्या से कम है और दोनों का केंद्र मिल गया है, तो पूर्ण ग्रास हो गया। इसीलिए हम कहेंगे भू चा 0 हो गया, क्योंकि भूभा का केंद्र और चंद्रमा का केंद्र जब मिल गया तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 0 हो गई। जब दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 0 हो गई तो चंद्रमा का सर भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक, इसी को हम कहते हैं कि सेंटर ओवरलैप कर गया, ये पूर्ण ग्रहण पड़ गया। ठीक है, खग्रास इसको कहते हैं। अब यहां सभी के मान बताएं कि भू का मतलब भूभा केंद्र, भूरा का मतलब भूभा का बिंब त्रिज्या,
नारा का मतलब है ग्रासमान, ये यहाँ पे कितना ग्रास हो रहा है, ग्रहण पड़ रहा है, नारा। चा का मतलब चंद्रमा की जो बिंब है उसका केंद्र, और चा ना का मतलब चंद्र बिंब का त्रिज्या। अब यहां इस बीच वाले से एक फार्मूला निकला है, भूरा धन चाना बराबर भूरा, भूरा से चाना जोड़ा तो मिल रहा है भूरा धन चारा धन ना रा। अब भूरा और चाना यहां से आप देखें तो ये दोनों क्या हैं, दोनों त्रिज्याओं का सम है, दोनों की त्रिज्या का योग स्पर्श के समय में, और इसी को हम मानिक्यार्थ बोलते हैं। अब ये बराबर क्या हुआ, भूरा चारा और नारा की जगह क्या मिला, भूचा प्लस नारा। आप यहाँ जोड़ के देख लीजिएगा, इन तीनों का सम यही मिलेगा, भूचा और नारा। भूचा क्या है, चंद्रमा का सर, भू से चा के बीच की दूरी चंद्रमा से सर। धन नारा क्या है, ग्रास मान है, तो चंद्र सर धन ग्रास को ही हम कहते हैं भूभा का बिंब आर्ध धन चंद्र का बिंब आर्ध। यहाँ अर्ध क्यों लगा है, बिंब का मतलब होता है व्यास, तो व्यास का आधा अर्थात त्रिज्या, भूभा त्रिज्या धन चंद्र त्रिज्या, और उसी को हम मानिक्यार्थ कहते हैं दोनों की योग के। तो कुल मिला के क्या मिला, मानिक्यार्थ बराबर चंद्र सर ग्रास मान। अब अगर चंद्रमा के सर को इधर ले जाए मानिक्यार्थ की तरफ तो माइनस हो जाएगा, इसलिए हम कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं कि मानिक्यार्थ माइनस चंद्र सर बराबर ग्रास। तो इससे ग्रास का परिमाप पता चल जाता है, कितना ग्रास पड़ रहा। जब चंद्रमा का सर 0 हो जाएगा ये, तो मानिक्यार्थ बराबर ग्रास अर्थात पूरी तरह से ग्रास हो जाएगा। जब मानिक्यार्थ बराबर ग्रास हो जाएगा तो पूर्ण ग्रहण होता है, क्योंकि चंद्रमा का सर 0 हो गया। इसी को फिर से एक्सप्लेन किया है दूसरी तरीके की, कि मानिक्यार्थ का मान बराबर दोनों की त्रिज्या का योग, ये हमने पहले ही यहां बता दिया है। मानिक्यार्थ बराबर दोनों की त्रिज्या के योग स्पर्श के समय में, भूभा की त्रिज्या धन चंद्र त्रिज्या स्पर्श के समय में। अब त्रिज्या की जगह अगर व्यास में लिखेंगे तो भूभा का बिंब व्यास धन चंद्रमा का बिंब व्यास, क्योंकि व्यास दुगना होता है इसलिए भाग 2। तो आप फार्मूले को कई तरह से लिख सकते हैं, रेड वाला ही सफिशियंट है पूरा समझने के लिए। अब हम लोग चंद्र ग्रहण की विभिन्न स्थितियों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है। ये सूर्य है, सूर्य से रोशनी आ रही, बीच में पृथ्वी आ गई, पृथ्वी के कारण एक छाया बनी। अब ये छाया जब चंद्रमा जिस विमंडल वृत्त पे चल रहा है, छाया वहां पे भी होगी। ये ब्लैक कलर की ये पृथ्वी की छाया है, इसी को भूभा का बिंब व्यास कहते हैं। यहां से यहां तक पूरा भूभा अर्थात राहु का व्यास मान है, उसे बिंब व्यास कहते हैं। अब इसमें चंद्रमा अपने चंद्रमंडल वृत्त पे चलते हुआ है, प्रथम स्थिति में ये छूता है सिर्फ। तो चंद्रमा का ऊपरी हिस्सा जिसे हम चंद्र पूर्व कहते हैं, भूभा के नीचे वाले हिस्से अर्थात जिसे हम भूभा पश्चिम कहते हैं, उसको छूता है, तो इसे हम स्पर्श काल कहते हैं। ठीक है, स्पर्श समय। और धीमे 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 चंद्रमा अंदर चला जाता है। दूसरी स्थिति में चंद्रमा पूर्णतया अंदर आ गया, छाया के अंदर आ गया, लेकिन अभी वो भूभा के केंद्र पे नहीं पहुंचा। दूसरी स्थिति में चंद्रमा पूर्णतया केंद्र के अंदर है। फिर चलते चलते वो भूभा के केंद्र पे चंद्रमा का केंद्र एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसी को पूर्ण ग्रासमान कहते हैं। दोनों का केंद्र मिल गया तो दूसरे से तीसरे के आधे तक सम्मिलन मर्दार्ध काल कहते हैं। जब चंद्रमा पूरी तरह से अंदर चला गया अर्थात दूसरी स्थिति, जो दूसरी स्थिति है उसको यहां बताया गया। पहली स्थिति का नाम है स्पर्श। स्पर्श का मतलब है चंद्रमा का पूर्व धन भूभा का पश्चिमी, जब दोनों को जुड़ गया। चंद्रमा का पूर्व ने जैसे ही भूभा के पश्चिम हुआ, उसको स्पर्श बोलते हैं प्रथम स्थिति। दूसरी स्थिति है सम्मिलन, दोनों का पश्चिम जुड़ जाएगा। अब चंद्रमा पूरा अंदर चला गया, जैसे ही दोनों का पश्चिम, दोनों का निचला हिस्सा, देखिए चंद्रमा का निचला हिस्सा और इस भूभा का भी निचला हिस्सा जुड़ गए, दोनों का पश्चिम हिस्सा जुड़ गया, उसे हम कहते हैं सम्मिलन काल। ठीक। तीसरी स्थिति मध्य, दोनों का केंद्र एक हो जाए तो उसे मध्य कहते हैं। चंद्रमा का केंद्र और भूभा का केंद्र एक हो गया तो यह मध्य स्थिति है। चौथी स्थिति उन्मिलन काल, दोनों का पूर्व एक हो जाए। अब देखिए चंद्रमा ऊपर आया, यहाँ पे टच कर गया, अब चंद्रमा का पूर्व
और इस भूभा का भी ये पूर्व मिल गया, दोनों का पूर्व एक हो जाए तो हम कहते हैं उन्मिलन। पांचवी स्थिति, इसे मोक्ष कहते हैं, जब चंद्रमा का पश्चिम भूभा के पूर्व से मिले। अब चंद्रमा पूरी तरह से बाहर निकला, बाहर निकलते वक्त अभी भी टच कर रहा, लेकिन ये चंद्रमा का निचला हिस्सा है अर्थात पश्चिम, और भूभा का ऊपर वाला हिस्सा अर्थात पूर्व। तो जब चंद्रमा का पश्चिम और भूभा का पूर्व छू रहे होते हैं तो उसे मोक्ष काल कहते हैं। अब चंद्रमा को मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष मिलने ही वाला है, इसलिए मोक्ष काल। ठीक, ये पांच स्थितियां आपको नाम के साथ याद करनी है। अब यहां पे कैसे लिखना है, दूसरा और तीसरे का आधा मिला के सम्मिलन मर्दार्ध काल कहते हैं। दूसरे का नाम सम्मिलन है, लेकिन उसी में तीसरे का आधा जोड़ दें तो मर्दार्ध, तो अर्थात सम्मिलन का और जो मर्द हिस्सा है उसका मर्दार्ध काल। ठीक, इसी तरह से तीसरे का ऊपर वाला आधा हिस्सा और चौथा पूरा जोड़ दें तो जो चौथे का नाम है उन्मिलन, उसी में जुड़ जाता है मर्दार्ध काल, तो उन्मिलन मर्दार्ध काल बोलेंगे। ठीक, चौथे का नाम उन्मिलन है क्योंकि उसमें आधा तीसरा जुड़ा है ऊपर वाला, तो उन्मिलन मर्दार्थ काल। नीचे वाले में दूसरे का नाम सम्मिलन है, पर तीसरे का आधा नीचे वाला जुड़ा है, इसलिए सम्मिलन मर्दार्थ काल। अब आगे हम देखते हैं स्पर्श, क्योंकि चंद्रमा ने स्पर्श किया है तो मध्य स्थिति, तीसरे के मध्य अर्थात केंद्र से नीचे की स्थिति, एक से लेके एक, दो और तीसरे का आधा नीचे वाला मिला के स्पर्श स्थिति अर्धकाल कहते हैं। स्पर्श, क्योंकि स्पर्श की साइड जुड़ रही है ना, तो स्पर्श स्थिति अर्धकाल। इसी तरह से केंद्र से ऊपर, क्योंकि इधर चंद्रमा को मोक्ष मिल रहा है इसलिए मोक्ष स्थिति अर्धकाल। ठीक, अब इसमें क्या है, तीसरे का आधा ऊपर वाला आधा, चौथा पूरा और पांचवा पूरा मिला के मोक्ष स्थिति अर्धकाल बना। तो ये पूरा आपने पढ़ा। अब मर्दकाल क्या होता है, 2, 3, 4 स्थिति मर्दकाल बनती है जब चंद्रमा पूर्णतया भूभा के अंदर होता है, दूसरा भी पूरा अंदर है, तीसरा भी पूरा अंदर है, चौथा भी पूरा अंदर है, तो 2, 3, 4 स्थिति तीनों को जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं मर्दकाल। और मर्दकाल आप देख सकते हैं 2, 3, 4 में दो हिस्से उन्मिलन और सम्मिलन भी हमने बोले हैं, तो एक्चुअली में मर्दकाल दोनों का योग है, सम्मिलन मर्दार्ध काल का और उन्मिलन मर्दार्ध काल का योग है मर्दकाल। ठीक है जी सर। तो ये डायग्राम में सिर्फ डायग्राम है, कोई थ्योरी नहीं है, बस इसको एक्सप्लेन कर देना है आपको इसी तरह से बना जी। और इस तरह से चंद्र ग्रहण की लगभग जी सर, ये बताइए जैसे आपने जी पूछिए। जैसे सर एक था ना कि पर की संभावना वाला क्वेश्चन जो सॉल्व करने को दिया था